नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च सुबह की बात है। इंडियन ओशन में श्रीलंका के गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानियन वॉरशिप चल रही थी, आइरिस डेना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के हैशटैग के साथ। लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पीडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और कुछ चंद सेकंड में यह जहाज समुद्र में समा जाता है। 87 ईरानियन सोल्जर्स, 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है नॉट आवर बिजनेस, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक शिप डूबने की नहीं है, बल्कि एक कहानी है कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बद से बदतर होती जा रही है, कैसे बार बार देश का अपमान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि ये वॉर कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन फोर्सेस ईरान में 2000 से भी ज्यादा टारगेट्स पर बम गिरा चुकी है और ईरान का लगभग हर कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 देशों के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स बरसाई हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर धुआं निकलते देखा। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल ऑपरेशंस का सेंटर है। कुवैत में 3 यूएस फाइटर जेट्स क्रैश हुए। इसके पीछे कारण फ्रेंडली फायर बताया गया और सऊदी अरेबिया के रियाद में 2 ड्रोन सीधे यूएस एम्बेसी से टकराए। ईरान के हमलों में कम से कम 6 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। इजराइल में भी ईरानियन स्ट्राइक से तेल अवीव में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जो हमले ईरान ने गल्फ स्टेट्स पर किए हैं उनमें 9 लोग मारे जा चुके हैं। यूएस और इजराइल की उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की डेथ के बाद ईरान जल्दी से हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस वॉर में शामिल हो गया है, जो ईरान का एलाय है। इसके अलावा जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और ये बात याद रखिए क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूं, लेकिन पहले आप आइरिस डेना की पूरी कहानी समझो। इस कहानी में जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही डिस्टर्बिंग होती जाती है। ये कोई रैंडम वॉरशिप नहीं थी। आइरिस डेना इंडियन नेवी की एक फ्लैगशिप मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके ईरान लौट रही थी। इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को इसे वेलकम करते हुए ट्वीट किया था, #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, #यूनाइटेड थ्रू ओशंस। और इसमें सवार कर रहे ईरानियन सोल्जर्स ने विशाखापट्टनम में परेड में मार्च भी किया था। इमेजिन करो दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ये सेलर्स विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे और 2 हफ्ते बाद इनमें से 87 की डेड बॉडीज समुद्र में तैर रही थी। सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिका ने इंडियन ओशन में इस जहाज को डुबा दिया और इंडियन सरकार की तरफ से इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। कुछ कहना तो छोड़ो, जब आइरिस डेना की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल आई तो श्रीलंकन आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया। इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया। इंडिया में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतहाली ने भी कहा कि इंडिया की तरफ से ईरान को कोई मैसेज तक नहीं दिया गया है और ना कोई बातचीत हुई है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया के पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिबल ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से यह जहाज कोई एम्युनिशन लेकर नहीं आया था और यह डिफेंसलेस था। सबसे बड़ा सवाल यहां अमेरिका और इजराइल पर उठता है। ट्रंप के अंडर अमेरिका इतना नीचे गिर चुका है कि उन्हें इंटरनेशनल लॉ की कोई कदर नहीं है। बिना किसी प्रोवोकेशन के दुनिया में कहीं पर भी जाकर बेहिसाब तरीके से बमबारी की जा रही है। दुनिया में हर एक देश का फर्ज बनता है कि अमेरिका की इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाए और बहुत से करेजियस लीडर्स दुनिया भर में कर भी रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री को देखिए। स्पेन अमेरिका का एलाय है, नेटो का भी हिस्सा है, लेकिन फिर भी स्पेनिश प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं, अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसेस यूज नहीं करने दे रहे। La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras:
no a la guerra. अब इंडिया का केस देखो। इंडिया ने पिछले दशक से ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि इंडियन ओशन इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन का गार्डियन बताते रहे हैं। इंडिया ने खुद को इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर घोषित किया था। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। तो अब सोचकर देखो, इंडियन ओशन में श्रीलंका जैसे छोटे देशों के सामने इंडिया खुद को एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर कैसे पेश करेगा, जब हमारे यहां से जॉइंट एक्सरसाइज करके लौट रहे जहाजों को ही बिना हमारी परमिशन के डुबा दिया जाता है। अब कुछ लोग यहां बहाना दे रहे हैं कि इंडियन ओशन का मतलब इंडिया का ओशन नहीं है। बताओ जरा, ये लोग इतना मगन हो गए एक पॉलिटिशियन की इमेज डिफेंड करने में कि ये देश के ही खिलाफ चले गए। ऐसी बातें चाइना कहा करता था कि इंडियन ओशन कैन नॉट बी द बैकयार्ड ऑफ इंडिया। और अगर ये बात सच होती तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बने, गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन क्यों बोला? ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के खुद के शब्द हैं। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। क्या मतलब रह गया इस दावे का? बात सिर्फ इस एक इंसिडेंट की नहीं है दोस्तों, ये कहानी कहीं ज्यादा और गहरी है। और कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं बदल रही है, पूरी दुनिया अभी जिस स्पीड से बदल रही है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, इकोनॉमीज अनप्रेडिक्टेबल बनती जा रही हैं और जो लोग अडेप्ट नहीं कर रहे वो पीछे छूट रहे हैं। एआई आज सबसे बड़ा टूल है अडेप्ट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों ने चैट जीपीटी में 2-3 सवाल पूछे, कुछ आंसर्स आए और उन्हें लगा कि बस काम हो गया। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने गूगल मैप्स खोला और सोचा कि अब ज्योग्राफी आ गई है मुझे। टूल चलाना और टूल को समझना दो अलग चीजें हैं, इसलिए मैंने एआई मास्टर क्लास बनाई है। मैं पर्सनली लाइव आकर 3 घंटे में 25 से ज्यादा एआई टूल सिखाता हूं और सिखाता भी मैं इस तरीके से हूं, चाहे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो या ना हो, कोई भी सीख सकता है। उदाहरण के तौर पे इस मास्टर क्लास में आपको बिना एक लाइन का कोड लिखे पूरी की पूरी वर्किंग वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है। जब आप अपनी आंखों से इसे होता हुआ देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम है जो सीखने लायक है। पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग इस मास्टर क्लास को अभी तक अटेंड कर चुके हैं और पिछले सेशन में 82% लोगों ने कहा कि उनकी एक्सपेक्टेशन से ये काफी ऊपर थी। अगला सेशन 22 मार्च को होगा। कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कर सकते हो जाकर। अब आते हैं स्टोरी की डीपर पॉलिटिक्स पर। टाइमिंग देखो, मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल में थे। उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किया, क्नेसेट में स्पीच दी, इंडिया इजराइल रिलेशंस को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया और तो और वो इजराइल को फादरलैंड तक बोलकर आ गए। इजराइल इज दैट फादरलैंड एंड इंडिया दैट मदरलैंड। और इसके ठीक 48 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बॉम्ब्स बरसाने शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि यह अटैक हफ्तों पहले प्लान हो चुका था। इजराइल के एनवॉय ने कहा कि ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी केम अप ओनली आफ्टर पीएम मोदी लेफ्ट। इस लाइन को दोबारा से सुनो, ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी तभी मिली जब प्रधानमंत्री मोदी निकल गए। सवाल यह है कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इसके बाद से नरेंद्र मोदी इतना वन साइडेड हो गए इजराइल की तरफ कि अनबिलीवेबल है यह देखना। जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर स्ट्राइक की तो मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया, अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट्स। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की जिनमें डिस्प्रोपोर्शनेटली 100 गुना ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे मारे गए, उनके लीडर को मार दिया गया, तो मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद उल्टा नेतन्याहू मोदी को पब्लिकली थैंक करते हैं फॉर हिज सपोर्ट for standing with Israel. Prime Minister Narendra Modi thanked him for his standing with Israel. इतिहास में दोस्तों अभी तक इंडिया के हर प्रधानमंत्री ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करी थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तब इंदिरा गांधी ने कहा था आई कांट अप्रिशिएट इट और पब्लिकली इंटरवेंशन के खिलाफ प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया, इवन दो सोवियत यूनियन इंडिया का एलाय था। ऐसे ही 2003 में जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को 20,000 ट्रूप्स भेजने का प्रेशर ठुकरा दिया और पार्लियामेंट में यूनानिमसली इराक वॉर को कंडेम किया। भारत सरकार जोर देकर आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। जब 2011 में अमेरिका ने लिबिया को इन्वेड किया तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया था, साफ तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को कंडेम किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। We will succeed if we adopt a cooperative rather than a confrontationalist approach.
आर्टिकल में देखिए क्या लिखा है, हॉल में तालियां भी बजी थी। इंडिया का स्टैंड दोस्तों हमेशा से बैलेंस रहा है, मॉरल रहा है। इंडिया ने हमेशा सही के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस मोरालिटी को डस्टबिन में डंप कर दिया है। अब देखो कैसी हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं। मोदी साइलेंस ऑन ईरान लॉस्ट इंडियाज वॉइस इन द मिडिल ईस्ट। अमेरिका में एक एंकर कह रही है कि इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। See if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. मोदी सरकार चाहती तो बड़ी ही आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी कि इंटरनेशनल लॉज और नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। दोनों तरफ हो रहे हमलों को कंडेम किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे देशों की साइड चुन ली है जो बार बार इंडिया की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर रुकवाई है, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, इंडियंस को चेन में बांधकर डिपोर्ट किया गया है। यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ये तक खुले में कह रहे हैं कि अमेरिका इंडिया को वो एडवांटेज मिलने ही नहीं देगा जो उन्होंने चाइना को दी थी। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अमेरिका ट्रेड डील के जरिए कभी भी इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा। यही कारण है दोस्तों कि ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? कुछ ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है इसके पीछे कारण है अडानी। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी, जिनके खिलाफ एक बड़ा करप्शन का केस चल रहा है अमेरिका में। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इसी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। नहीं तो आप खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, क्या कारण है कि स्पेन के प्रधानमंत्री तक अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्पेन अमेरिका का एलाय है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को परमिशन नहीं दे रहा अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने की। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, मॉरल ग्राउंड मेंटेन करते रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं हो रही यहां पर बेसिक स्पाइन दिखाने की। सो इस गल दा जवाब देना चाहिए मोदी साहब नू कि आप विश्व गुरु बनना सी ते विश्व चेले क्यों बन गए। अभी तक जो बात करी दोस्तों वो फॉरेन पॉलिसी की थी। शायद आपको लग रहा हो कि ये सब दूर की बातें हैं, लेकिन अब जो बात है वो आपके जेब पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि ये बात है ऑयल की। रशिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट रोक दिया और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट हेविली इंपैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया अपनी जरूरत के लिए 55% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी दोनों तरफ से सप्लाई बंद हो चुकी है। ऊपर से इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है। Together and our products, it comes to 74 days. लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है। पता नहीं कौन सी बात यहां सच है। और अभी जो हुआ दोस्तों वो तो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल खरीदने की 30 दिन के लिए। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, सोचकर देखो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री को किसी देश से ऑयल खरीदने के लिए एक तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एक शॉर्ट टर्म मेजर है और वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसके बाद इंडिया अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना शुरू करेगा। मतलब ये किस लेवल की बेइज्जती है। एक बार फिर से सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के हाथों कठपुतली बन गए हैं? राहुल गांधी ने यह चीज पिछले महीने ही पार्लियामेंट में कह दी थी। Now the United States will decide who we buy oil from. They will decide. Our Prime Minister will not decide. इस सब का असर अभी से ही आपकी जेब पर दिखने लग गया है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अब वॉर पर वापस आए तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि खामेनी को मारने के बाद ईरान में सिविल रेवोल्यूशन होगी और लोग इस्लामिक सरकार को ओवरथ्रो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इस्लामिक रजीम अभी भी कंट्रोल में है और अगला सुप्रीम लीडर चुनने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच अमेरिका एक और खतरनाक गेम खेल रहा है। इस्लामिक रजीम को ओवरथ्रो करने के लिए ट्रंप सरकार और CIA ईरान के रेबेल कर्डिश ग्रुप से बात कर रहे हैं। प्लान यह है कि इन ग्रुप्स को हथियार दिए जाएंगे ताकि अपराइजिंग
करके सत्ता पलट कर सके। ये एग्जैक्टली वही प्लेबुक है जो CIA ने इराक और सीरिया में यूज करी थी और जिसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग संगठनों को हथियार दे दो अपने एजेंडा के लिए, लेकिन बाद में वही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और सिविल वॉर शुरू हो जाए। ऐसी सिचुएशन में अक्सर नए आतंकवादी संगठन जन्म लेते हैं। इसी कारण से इराक और सीरिया में आईसिस देखने को मिली थी, और अब अगर ऐसा ईरान में भी हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी तक इस वॉर में खत्म होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर देश ने किसी और देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इस बर्बादी की कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं, चाहे वो ईरान के लोग हो, इजराइल के हो, UAE, कतर, बहरीन के हो, इंडिया के हो या फिर अमेरिका के भी क्यों ना हो। अमेरिका में हाल ही में एक सेनेट हियरिंग में एक मिलिट्री वेटरन ने साफ आवाज उठाई और कहा कि इजराइल के हाथों बिकना बंद करो, इजराइल की लड़ाइयां लड़नी बंद करो, लेकिन उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो AI मास्टर क्लास को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या इस QR कोड में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है दोस्तों इंडिया का ये फॉरेन पॉलिसी क्रैश अचानक से हो गया तो आप गलत हो। ये एक स्लो मोशन क्रैश है जो काफी सालों से चल रहा था। इसकी पूरी टाइमलाइन मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाई है। उस वक्त काफी लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब जाकर देखो अभी वाली सिचुएशन को बेहतर समझ पाओगे। यहाँ क्लिक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।